हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। आज इस क्लास में हम राष्ट्रपति को पढ़ने वाले हैं, यानी कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसको समझने वाले हैं। तो ये हम पढ़ रहे हैं संविधान और ये लेक्चर नंबर 10 है। ठीक है, पिछले लेक्चर्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप देख सकते हैं। तो इस लेक्चर नंबर 10 में हम प्रेसिडेंट को समझने वाले हैं। तो प्रेसिडेंट को समझने के लिए हम क्या क्या समझेंगे प्रेसिडेंट के बारे में, कि राष्ट्रपति की सैलरी कितनी होती है, ठीक है, और राष्ट्रपति का नंबर प्लेट के बारे में पढ़ने वाले हैं, और क्या राष्ट्रपति फांसी की सजा रुकवा सकता है या फिर क्षमा कर सकता है, और राष्ट्रपति होता क्या है, राष्ट्रपति की पावर क्या होती है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और संविधान में क्या दिया है उसके बारे में हम डिटेल से समझने वाले हैं। तो पहले हम बेसिक आपको समझा देते हैं। राष्ट्रपति की जो सैलरी होती है वो होती है 5 लाख पर मंथ। ठीक है, 5 लाख रुपीज पर मंथ होती है। ये 2024 का रिकॉर्ड है, इसके आगे बढ़ भी सकती है। ठीक है, और राष्ट्रपति के जो नंबर प्लेट रेड कलर की होती है उस पर अशोक चिन्ह होता है, उसमें नंबर नहीं लिखे होते हैं। ठीक है, उसमें कोई भी नंबर नहीं लिखा होता, सिर्फ रेड कलर की एक प्लेट होती है अशोक चिन्ह के साथ। ठीक है, उसमें कोई नंबर नहीं लिखा होता है। राष्ट्रपति के पास पावर होती है कि वो किसी भी सजा को खत्म कर सकता है, फांसी की सजा को कम कर सकता है या फिर खत्म कर सकता है। कहने का मतलब यह है राष्ट्रपति फांसी की सजा रुकवा सकता है, ठीक है, या फिर उसे कोई दूसरी सजा दे सकता है, उसके पास ये पावर होती है। ठीक है, आर्टिकल नंबर आपके 72 में ये दिया गया है। ठीक है, और जो भारत का नागरिक होता है, यानी कि भारत का सबसे पहला नागरिक आपका प्रेसिडेंट ही होता है, यानी राष्ट्रपति को भारत का फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। आर्मी यानी तीनों आर्मी की पावर राष्ट्रपति के पास होती है, यानी आर्मी सभी उसके कंट्रोल में होती है। सुप्रीम अथॉरिटी होता है, ठीक है, यानी कि इंडिया का सुप्रीम अथॉरिटी। ठीक है, राष्ट्रपति पूरे देश का एक सुप्रीम पावरफुल इंसान होता है। ठीक है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसके बारे में अब हम संविधान में देख लेते हैं क्या क्या लिखा है, डिटेल से समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाग 5 में आपका दिया है द यूनियन, यानी कि संघ। संघ के अंदर एक चैप्टर है अध्याय 1 कार्यपालिका, यानी कि द एग्जीक्यूटिव। उसमें आपके प्रेसिडेंट के बारे में दिया गया है, राष्ट्रपति के बारे में दिया गया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के बारे में दिया गया है, लेकिन हम यहाँ पर राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 52 से लेकर आपका आर्टिकल नंबर 62 तक राष्ट्रपति के बारे में है, उसके बाद फिर उपराष्ट्रपति के बारे में है। तो यहाँ पर हम आर्टिकल नंबर 52 पढ़ते हैं। तो आर्टिकल नंबर 52 यानी कि अनुच्छेद 52 ये कहता है कि भारत का राष्ट्रपति, कोई ना कोई भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। यानी कि अनुच्छेद 52 ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। संविधान जब लिखा जा रहा था तो वहां पर आर्टिकल नंबर 52 में लिखा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए, उसका एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, ये आर्टिकल नंबर 52 में है, यानी कि हमेशा जो राष्ट्रपति का जो पद है वो रिक्त नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी खाली नहीं होना चाहिए। आर्टिकल नंबर आपका 53 में क्या है, संघ की कार्यपालिका शक्ति। द यूनियन एग्जीक्यूटिव जो है उसकी क्या शक्ति है, उसकी क्या पावर है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। यानी कि जो कार्यपालिका की, संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति के अधीन है, वो या तो स्वयं करेगा या फिर अपने ऑफिस से अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करवाएगा। ठीक है, तो ये चीज इसमें बताया गया है। तो ये किसमें है, आर्टिकल नंबर 53 में, यानी कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति क्या है, उसकी पावर क्या है, इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो राष्ट्रपति की पावर मैंने आपको बता ही दी क्या क्या है। अब देखिए बात करते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, इलेक्शन कैसे होता है। ठीक है, राष्ट्रपति कैसे सिलेक्ट होता है। तो आर्टिकल नंबर 54 में, यानी कि अनुच्छेद 54 में दिया गया है राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक गण के सदस्य करेंगे जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होंगे, राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे। कहने का मतलब है राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, कौन वोट करता है, तो जो संसद है, यानी कि दोनों हाउस, राज्यसभा और लोकसभा, कौन, राज्यसभा और लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ बोथ हाउस, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, दोनों हाउस के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, और जो राज्य की विधानसभाएं, जो एमएलसी वगैरह होते हैं, वो सब मिलके राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, इलेक्शन करते हैं, वोटिंग करते हैं। ठीक है, कौन कौन करेगा, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये सब क्या करते हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं, राष्ट्रपति को सिलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि आर्टिकल नंबर आपका 55 में क्या दिया है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत क्या है ना, कैसे कैसे क्या प्रोसेस है।
जहां तक साध्य हो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भिन्न भिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व के मापन में एक रूपता होगी। राज्यों में आपस में ऐसी एक रूपता तथा समस्त राज्यों और संघ में समतुल्यता प्राप्त कराने के लिए संसद और प्रत्येक राज्य की विधानसभा का प्रत्येक निर्वाचित सदस्य ऐसे निर्वाचन में जितने मत देने का हकदार है उनकी संख्या निर्धारित रीत से अवधारित की जाएगी। यानी कि हर राज्य का एक लिमिटेड वोटिंग प्रोसेस है, लिमिटेड इलेक्टेड मेंबर हैं, तो उन इलेक्टेड मेंबर में लिमिटेड यानी कि सबको एक समान अधिकार देने के लिए, ताकि सभी राज्य के मेंबर हैं एक समान अधिकार पाएं और इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर पाएं। ये इसकी रीत के बारे में बताया गया है, यानी कि सभी राज्यों को एक समान एक समरूपता के आधार पर वोटिंग करने का मौका मिले, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट जो हैं या फिर जो निर्वाचित सदस्य हैं MLC वगैरह। ठीक है, इसके बारे में लिखा गया है 55 में। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 56 में क्या है, अनुच्छेद 56 में। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में है। ठीक है, कि उसका टेन्योर क्या है, कितने साल तक बनता है ना, इसके बारे में। तो राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक अवधि तक पद धारण करेगा। जैसे कि राष्ट्रपति ने आज की डेट में ओथ ली, शपथ ली है, तो 5 वर्ष तक वो पद को धारण करेगा, यानी कि 5 इयर्स का टेन्योर होता है। एक बार मान लो आज उसने किया है तो वो 5 वर्षों तक पद को धारण करेगा, आज अगर शपथ लेगा तो। ठीक है, 5 इयर्स के लिए। उसके बाद राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है। आर्टिकल नंबर 56 यानी अनुच्छेद 56 ये भी कहता है अगर राष्ट्रपति को अपना पद देना है, त्यागना है, रिजाइन करना है, तो वो उपराष्ट्रपति को एक लेटर लिख के साइन करके दे सकता है, वो त्याग कर सकता है अपने पद को। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति अपना पद त्याग कर सकता है, ये चीज में लिखा है। ठीक है, और संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित रीत से चलाए गए महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। यानी मान लेते हैं अभी आर्टिकल नंबर 61 की बात हो रही है, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं आर्टिकल नंबर 56, यानी कि अनुच्छेद 61 में बताया गया है कि कैसे उसको हटा सकते हैं राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को हटाने का क्या प्रोसेस है, आर्टिकल नंबर 61 में बताया गया है। ठीक है, अगर वो संविधान का उल्लंघन करता है, ठीक है, संविधान की कोई ऐसे कोई काम कर देता है जो संविधान का उल्लंघन हो रहा है, तो उसे हटाया भी जा सकता है। ठीक है, ये चीज इसमें बताया गया है। अब देखिए आर्टिकल नंबर 57 में पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता, यानी रीइलेक्शन के लिए क्या वो दोबारा क्या एक राष्ट्रपति एक बार बन गया है तो क्या वो दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है, तो इसके बारे में बताया गया है आर्टिकल नंबर 57 में। कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए पूर्ण निर्वाचन का पात्र होगा। मान लेते हैं कि राष्ट्रपति है, एक बार कोई राष्ट्रपति बन चुका है, उसके बाद उसके बाद वो क्या दोबारा इलेक्शन लड़ सकता है? हाँ, लड़ सकता है, वो पात्र होगा, वो लड़ सकता है। ठीक है, री इलेक्शन के लिए एलिजिबल है। और आर्टिकल नंबर 58 क्या है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं, यानी कि राष्ट्रपति कब बनेंगे, एलिजिबिलिटी क्या है, राष्ट्रपति कौन बन सकता है, उम्र क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं अनुच्छेद 58 में। कोई राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो। सबसे पहले राष्ट्रपति बनने के लिए इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, बाहर का कोई यहाँ पर नहीं बन सकता, कोई अमेरिका से यहाँ रहने लगे और राष्ट्रपति बन जाए, ऐसा नहीं है, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। और दूसरा 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, कितना, 35 वर्ष की आयु, 35 ईयर्स की जो एज है वो कंप्लीट कर चुका हो, तभी वो प्रेसिडेंट बन सकता है। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए मतलब जैसे कि लोकसभा जो है उसके लिए वो क्या एलिजिबल होना चाहिए, जैसे कि लोकसभा के लिए अगर एलिजिबल है तो वो आपका हो सकता है, वो आप राष्ट्रपति बनने के लिए भी एलिजिबल है। ठीक है, ये चीज में बताया गया है। कोई व्यक्ति जो भारत सरकार के किसी राज्य सरकार के अधीन अथवा सरकार में किसी नियंत्रण में किसी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है, राष्ट्रपति निर्वाचन होने का पात्र नहीं होगा। यानी कि वो किसी ऐसे पद पर नहीं होना चाहिए जिससे उसको लाभ होता हो, चाहे वो किसी भी राज्य में हो या फिर यूनियन टेरिटरीज में हो। तो ऐसा इंसान नहीं होना चाहिए जो कोई लाभ का पद धारण करता है तो उसे वो राष्ट्रपति बनने का हकदार नहीं होगा। ठीक है, तो अभी हमने क्या सीखा है, हमने देखा कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 ईयर्स की एज के ज्यादा होना चाहिए, 35 वर्ष कंप्लीट होना चाहिए, तो वो राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, ये चीज। और इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए कोई व्यक्ति केवल इस कारण
लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है या राज्यपाल है। लेकिन ऐसे नहीं कि वो राष्ट्रपति है या उपराष्ट्रपति है, ये राज्यपाल है तो उसे लाभ का पद धारण करने वाला समझा जाएगा, ऐसा नहीं। अगर राज्यपाल है तो उसे लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा, तो वो राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, और आगे देखिए, राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें, यानी कि आर्टिकल नंबर 59 अनुच्छेद 59 में बताया गया है राष्ट्रपति बनने के लिए क्या शर्तें हैं, क्या कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन क्या है, राष्ट्रपति संसद के सदन या किसी राज्य के सभी विधानमंडल में किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। यानी कि अगर राष्ट्रपति कोई है तो वो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट नहीं होना चाहिए, बोथ हाउस का, ना राज्यसभा का ना लोकसभा का, ना किसी विधान मंडल का। वो कोई पद धारण उसे नहीं करना चाहिए, उसे सिर्फ राष्ट्रपति का पद धारण करना है। ठीक है, अगर वो राष्ट्रपति बना है कोई तो उसके पास कोई दूसरा पद नहीं होगा, कहने का मतलब ना मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट होगा, बोथ हाउस, ना राज्यसभा ना लोकसभा। ठीक है, ये चीज में बताया गया है। और कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, ये भी बताया गया है। ठीक है, इसमें बताया गया है आपका। और किसी सदन का कोई राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो वह समझा जाएगा कि उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण करने की तारीख से रिक्त कर दिया है। मान लेते हैं कोई मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट है भी, ठीक है, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट है, लेकिन वो राष्ट्रपति बन जाता है तो जो पद है मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट उसे रिक्त समझा जाएगा, एम्प्टी समझा जाएगा, उसे सिर्फ राष्ट्रपति समझा जाएगा। ठीक है, वो पद एम्प्टी समझा जाएगा, खाली। ठीक है, और जिस तारीख से वो ओथ लेगा यानी कि शपथ लेगा उस तारीख से लेकर 5 वर्ष तक वो अपना पद धारण करेगा राष्ट्रपति, ये इसमें लिखा है आर्टिकल नंबर 59 में। ठीक है, अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 60 में क्या लिखा है, यानी कि अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान, मतलब राष्ट्रपति शपथ कैसे लेता है उसके बारे में लिखा है कि ओथ कैसे लेगा। तो आर्टिकल नंबर 60 में प्रत्येक राष्ट्रपति, प्रत्येक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है उसके कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है, अपने पद ग्रहण करने से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश, जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके समक्ष शपथ लेगा या फिर उच्चतम न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष। और शपथ में क्या बोलते हैं, मैं अमुक ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण, प्रतिरक्षण करूंगा और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। ये राष्ट्रपति की ओथ है जो वो लेगा आर्टिकल नंबर 60 के अनुसार। अगर कोई राष्ट्रपति बनेगा तो उसको ये ओथ लेनी पड़ेगी जो मुख्य न्यायाधीश हैं उच्चतम न्यायालय के, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, जस्टिस। आर्टिकल नंबर 61 भारत पर आर्टिकल नंबर 61 यानी कि अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, यानी राष्ट्रपति को हटाया कैसे जाएगा या फिर राष्ट्रपति ने कुछ गलत कर दिया, कोई मर्डर कर दिया, फिर कुछ कर दिया तो उसे हटाने के लिए क्या प्रोसेस है। जब संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तब संसद का कोई सदन आरोप लगाएगा। अगर राष्ट्रपति के ऊपर कोई आरोप लगाया गया है तो संसद या तो लोकसभा या फिर राज्यसभा में से पूरे मेंबर मिलके, यानी कि अभी कितने मेंबर मिलके बताएंगे, ठीक है, मेंबर मिलके आरोप लगाएंगे। ऐसा कोई आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि पता आरोप लगाने की प्राथमिकता किसी ऐसे संकल्प में अंतर्निहित नहीं है जो कम से कम 14 दिन की ऐसी लिखित सूचना के लिए दिए जाने के पश्चात प्रस्तावित किया गया है। अगर लिखित सूचना 14 दिन मतलब लिखित सूचना आज दी गई कि राष्ट्रपति ने कुछ उल्लंघन किया, कुछ गलत किया है, तो 14 दिनों के बाद ही ऐसा आरोप लगाया जाएगा, इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, जिस पर उस सदन के कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों ने हस्ताक्षर करके उस संकल्प को प्रस्तावित करने का अपना आशय प्रकट किया हो। 1/4 पर्सन, जैसे मान लेते हैं राज्यसभा के मेंबर, राज्यसभा में एक आरोप लगाया है कि राष्ट्रपति ने कुछ गलत किया है, तो 1/4 मेंबर यानी कि 25% लगभग मेंबर साइन करके एक वो दे सकते हैं। ठीक है, जब आरोप संसद के किसी सदन द्वारा इस प्रकार लगाया गया है तब दूसरा सदन उस आरोप का प्रतिनिधित्व अन्वेषण करेगा या कराएगा। ऐसे अन्वेषण में उपस्थित होने तथा आरोप अपना प्रतिनिधित्व कराने का राष्ट्रपति का अधिकार होगा। कहने का मतलब अगर एक सदन आरोप लगा रहा है तो दूसरा सदन उसके खिलाफ भी रह सकता है और राष्ट्रपति अपना प्रतिनिधित्व करा सकता है दूसरे सदन से। ठीक है,
यदि अन्वेषण के परिणाम स्वरूप या घोषित करने वाला संकल्प के राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाया गया आरोप सिद्ध हो गया है। अगर आरोप सिद्ध हो गया है, आरोप का अन्वेषण करने या कराने वाले सदन की कुल सदस्य संख्या में से कम 2/3 बहुमत, कितना तिहाई? 2/3 बहुमत यानी 2/3, यानी कि 50% से ज़्यादा अगर वो मानते हैं, बहुमत होता है, तो राष्ट्रपति को उनके पोजीशन से, उनके पद से हटाया जा सकता है आर्टिकल नंबर 61 के अनुसार। यानी कि आर्टिकल नंबर 61 के अनुसार ये जो प्रोसेस मैंने बताया, इस प्रोसेस से उसे हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ठीक है, 2/3 पर्सन ऑफ मेजोरिटी होनी चाहिए। ठीक है, 2/3। अब देखिए आर्टिकल नंबर आपका 62, राष्ट्रपति के पद से रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन का समय और आकस्मिक रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन व्यक्ति की पदावधि। यानी कि अनुच्छेद 62 में ये बताया कि राष्ट्रपति का जो पद अगर खाली है तो उसे कितने समय में भरना चाहिए, और यदि आकस्मिक मान लेते हैं राष्ट्रपति की डेथ हो जाती है या फिर कुछ हो जाता है या त्याग पत्र दे देता है, तो क्या प्रोसेस है, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से पहले रिक्त पद को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि के समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। अनुच्छेद 62 ये कहता है अगर राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने वाला है उससे पहले ही वोटिंग हो जानी चाहिए, इलेक्शन हो जाना चाहिए दूसरा राष्ट्रपति बनने के लिए। अगर ऐसा नहीं होता है, राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या फिर राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाता है या फिर राष्ट्रपति क्या कर सकता है, रिजाइन कर देता है, तो क्या होना चाहिए, तो रिक्त होने की तारीख से, जैसे मान लो राष्ट्रपति ने आज रिजाइन किया तो आज ये पद रिक्त हो गया, राष्ट्रपति का पद खाली हो गया, तो उस तारीख से यथाशीघ्र प्रत्येक दशा में 6 माह के भीतर, 6 महीने के भीतर वहां पर इलेक्शन हो जाना चाहिए। ठीक है, और अनुच्छेद 56 के अनुसार, जो अनुच्छेद 56 में मैंने बताया वही चीज। तो यहाँ पर हमने राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा पढ़ा है 62 तक। तो यहाँ पर राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 62 में यह बताया गया है कि रिक्त पद को कैसे भरना है, कितने समय में भरना है। तो राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद नंबर 62 तक दिया है, इसके आगे भी है लेकिन यहाँ पर ही दिया है। अगले क्लास में हम उपराष्ट्रपति को पढ़ने वाले हैं। तो अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।